हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ के साथ आज की क्लास का आगाज करते हैं। आसमानी बाप, हम तेरे हजूर में झुकते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं, तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे फजल, तेरे रहम और तेरे तरस के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरी मोहब्बत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि बाप आसमानी तूने हमारे लिए अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को इस फानी जहान में भेजा और उसने हमारे गुनाहों को उठा लिया, हमारी खातिर मसलूब हुआ और वापस मानी उसने हमारे गुनाहों का कफारा दिया और फिदिया देकर हमें छुड़ा लिया। और खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से बाप हम तेरे बेटे और बेटियां कहलाते हैं और ठहरते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने खुदावंद यीशु मसीह में हमें रास्तबाज ठहराया। और बाप शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने बख्श दिया कि खुदावंद तेरे कलाम को सुन सकें, सीख सकें, जान सकें और वापस मानी बेहतर तौर पर तेरे कलाम की तालीम को हासिल करें और वापस मानी बहुत सारे लोगों को भी खुदा सिखाने का वसीला बने और बहुत सी जिंदगियां खुदा तेरे लिए जीत सकें और खुदा तेरे कलाम की हकीकी समझ खुदावंद हमें आ सके और खुदावंद हम उसी हकीकी समझ को फहम को खुदावंद दूसरों तक मुंतकिल कर सकें। तो हमारे साथ होना, हमारी रहनुमाई करना, जितना वक्त हम तेरी हजूरी में गुजारें सीखने सिखाने के तमाम अमल में खुदा तेरा पाक रूह जो हमारा बेहतरीन उस्ताद है हमारी मदद करे, हमारी रहनुमाई करे और हमें सिखाए ताकि सारा जलाल तू पाए, सारी बुजुर्गी तेरे नाम को मिले। खुदा यीशु मसीह नासरी के वसीला से मांगते हैं, आमीन। आज के लिए जो है इससे पहले हम जो बिल्कुल लास्ट टाइम पे जुमे को हमारा लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कि हम अपनी एकेडमिक राइटिंग को जो है वो जो तालीमी हम किताब या असाइनमेंट या कोई भी पेपर लिखते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं, उसमें बेहतरी कैसे ला सकते हैं। जिसमें हमने ख़ास तौर पर बात की थी कि कैसे सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा जाता है, उनके अंदर यूनिटी पैदा कर कैसे की जाएगी और फिर सेंटेंसेस का पैराग्राफ के अंदर जो है बहाव कैसे बरकरार रखा जाता है कि हर जुमला जो है वो दूसरे जुमले के साथ जुड़ा हो और वो उसके साथ मुंसलिक नजर आए। जिसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि मत्ती के अंजील के जब हम 28वें बाब की 19वीं आयत से पढ़ते हैं तो हमें नजर आता है कि यीशु मसीह कहता है बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको उन बातों की तालीम तो जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, क्योंकि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब यहाँ पर 19वीं आयत के अंदर जो पस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, अब ये एक लिंकिंग वर्ड है, दो जुमलों को जोड़ने वाला लफ्ज है, ठीक है। और अगली जो स्टेटमेंट यीशु मसीह दे रहा है बस के बाद तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। अब इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह ने कह रहा है कि तुम जाकर दलेरी से काम करो, तुम सारी कौमों में दलेरी से अंजील की मुनादी करो और तुम सब कौमों को अंजील का पैगाम सुनाओ, सबको निजात का कलाम सुनाओ। और कैसे करना है? बोल्डली करना है। लेकिन क्यों खुदावंद यीशु मसीह ये दलेरी और ये हुक्म दे रहा है? पास के पिछला जो जुमला है, पिछली आयत जो है 18वीं, उसमें लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह उनसे कहता है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। इसका मतलब है कि अब सारा इख्तियार मेरे पास है, तो इसलिए तुम दलेरी से जाकर क्या करो? मुनादी करो। तो अब वो जो वर्ड है दरमियान में वो उन दो जुमलों को आपस में जोड़ता है। अब जो 19वीं आयत है उसको समझने के लिए हमें 18वीं आयत को पढ़ना पड़ता है और 18वीं आयत की एप्लीकेशन जो है वो हमें 19वीं आयत में नजर आती है कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने कहता है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। यानी ये उनको बताने का मकसद क्या है? तो और यूनिटी, कोहेरेंस और यानी आइडियाज का जो है वो आपस में फ्लो बनना चाहिए, हर जुमला दूसरे जुमले के साथ जुड़ा होना चाहिए, जुमलों के दरमियान जो है वो तसलसल जो है वो कायम रहना चाहिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है
वो हम बात करेंगे राइटिंग अ बुक रीडिंग रिपोर्ट, कि एक बुक रीडिंग रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। यानी आपके पास एक किताब है और आप एक किताब पढ़ते हैं, तो अब उसको पढ़ने के ऊपर आपने एक रिपोर्ट रिपोर्ट तो आपको पता ना क्या होती है। आप कोई टेस्ट करवाते हैं हॉस्पिटल वगैरह से, तो इसका मतलब है कि उसके बाद आपको उस टेस्ट की एक रिपोर्ट दी जाती है। अब रिपोर्ट क्या होती है कि अच्छा ये जो आपका टेस्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल हम ईसीजी कह लेते हैं, ठीक है, या एनसीएस का टेस्ट कह लेते हैं। अब उसके अंदर डॉक्टर वो सारा जो मशीन ने उसके बारे में रीडिंग्स दी हुई है कि वेन्स के अंदर क्या चल रहा है, या आपके हार्ट की जो बीटिंग है वो कितनी है, वो सारी चीजें जो है उनको मैनेज करते हुए फिर देखा जाता है। फिर वो डॉक्टर उसको पढ़ने के बाद ये बताता है कि मसला कहाँ पर आ रहा है। यानी वो एनालिसिस करता है, उसका जायजा लेता है, ठीक है। एनालाइज करने के बाद फिर वो बताता है कि ये प्रॉब्लम है, ये इशू आ रहा है। ऐसे ही है ना। तो वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सेम केस एक बुक रीडिंग की रिपोर्ट का मतलब है कि आप जो किताब पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पढ़ना आप मकसद नहीं है कि आप बस शुरू से लेकर आखिर तक उसकी आपने रीडिंग कर ली, तो दैट्स ऑल। इसका मतलब है जब हम ये कहते हैं ना कि आपको हम एक किताब दे रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उसकी रीडिंग रिपोर्ट लिखनी है। तो इसके अंदर तीन चीजें जो मेजर है वो होना बहुत जरूरी है। यानी इंट्रोडक्शन है इसका कि एक्चुअली इसके अंदर सबसे पहली चीज देखी जाती है आपकी अंडरस्टैंडिंग, कि जो किताब आपने पढ़ी आपने उसको कितना समझा, आपको कितनी समझ आई बातों की। फिर उसके बाद उस पर आपकी रिफ्लेक्शन, आपके ओपिनियन या आपके कमेंट्स जिसे आप कह सकते हैं, कि उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें आप कि अच्छा मैंने इसको ये समझा है, इसमें से ये चीजें जो है मैंने अखज़ की हैं, ये मेन थीम्स जो है, ये खास नुक्ते या बातें जो हैं वो इस किताब के राइटर ने इस किताब में शामिल की हैं। और फिर एक क्लियर रिटर्न रिस्पॉन्स देना। नीट एंड क्लीन आपका एक आपने जवाब देना है उसके ऊपर कि इस किताब में क्या था। फर्दर हम इन चीज़ों को अभी लेबोरेट करेंगे, इसको खोलेंगे। A book reading report helps students demonstrate comprehension of a theological text, कि जो आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं आप उसको वाज़े करके बयान कर सकें, उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है वो दे सकें। कि इस किताब में, क्योंकि आप जो किताब पढ़ते हैं, जैसे आप पहले बता रहे थे कि अक्सर जो किताबें आती हैं उनकी समझ नहीं आती, तो इसका मतलब है कि जो लिखने वाला राइटर एक किताब लिख रहा है, अब उसने क्या किया कि बाइबल के किसी डॉक्ट्रिन के ऊपर या किसी टॉपिक के ऊपर या किसी क्रिटिकल क्वेश्चन के ऊपर उसके आंसर में एक किताब लिखी। अब वो अगर एक आला पाए का स्कॉलर है, तो उसकी अल्फाजी जो है, उसका चुनाव जो है, उसका लिखने का अंदाज जो है, उसकी ग्रामर जो है वो बिल्कुल अलग होगी, वो मुख्तलिफ होगी और मुश्किल होगी। अब उसने एक बात को समझाने के लिए एक किताब लिखी, लेकिन अब उस किताब को एक आम शख्स जो है वो आसानी से नहीं समझ सकता। अब उस किताब की भी आगे किसी को तशरीह की जरूरत है कि उस किताब को आगे आसान लफ्जों में कोई बता सके पढ़ने के बाद। इसको कहते हैं कि जो आपने इबारत पढ़ी उसको कंप्रीहेंशन जो है उसकी बताना, यानी उसको कंप्रीहेंड करना, उसको मजीद वाजे करना, खोलना, आसान करना। और उसके जो की आइडियाज हैं उनको एवेलुएट किया जा सके, उनका जायजा लिया जा सके उसमें। यानी एवेलुएशन का आप ये कह सकते हैं
कि खरे खोटे की पहचान करना। क्योंकि हर किताब के अंदर जितना मवाद जो लिखने वाला राइटर जो है वो देता है, ये ज़रूरी नहीं कि उसके सारे ही मवाद के साथ, उसके कंटेंट के साथ हम एग्री करें, हम मुत्तफिक हों। जैसे अभी मैंने आपको शायद शुरू में भी एक बात बताई थी कि किताब मैंने पढ़ी एक स्कॉलर की, तो स्कॉलर की किताब के ऊपर एक और स्कॉलर ने जो है वो रिव्यू दिया हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था। और उसने लिखते हुए, रिव्यू लिखते हुए, लिखने वाले ने ये लिखा कि अगरचे मैं इस किताब के अंदर जो शामिल मवाद है यानी कंटेंट है, उस सारे से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। यानी लिखने वाले ने बहुत खूबसूरत लिखा है। उसने उन चीज़ों को हाईलाइट भी किया कि कौन कौन सी बेहतरीन पॉइंट्स जो हैं वो उसने उठाए हैं। लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा कि इस किताब के सारे मटेरियल से मैं एग्री नहीं करता, यानी मैं इत्तेफाक नहीं करता, मैं मुतमिन नहीं हूँ। अब इसको कहते हैं एवेलुएट करना, कि उसने पढ़ने के बाद ये देखा अच्छा कौन सी चीज़ें हैं जिनसे वो एग्री करता है और कौन सी हैं जिनसे वो एग्री नहीं करता, तो उसने उसको एवेलुएट भी किया। और फिर क्या किया जा सके, इसकी जो मसीही ईमान के साथ हमारी मसीही ज़िंदगी में इसका जो अमल दखल है या इसका जो इतलाक है, इसका जो हमारी ज़िंदगी पर कोई एप्लीकेशन है, उसको रिफ्लेक्ट किया जा सके, उसको ज़ाहिर करना, उसको वाज़े करना। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, ये एक क्लियर स्टेटमेंट है कि अ बुक रीडिंग रिपोर्ट शोज़ नॉट हाउ मच यू रेड, बट हाउ वेल यू अंडरस्टूड। यानी बुक रीडिंग रिपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने कितना पढ़ा है किताब को। यानी अगर 10 चैप्टर्स की किताब है, तो आपने कितने चैप्टर्स पढ़े हैं, आपने ये बताना है अच्छा आई हैव रेड 5 आउट ऑफ 10 चैप्टर्स। ये बुक रीडिंग रिपोर्ट नहीं है, बल्कि बुक रीडिंग रिपोर्ट इससे बढ़कर है कि आपने कितना समझा। क्योंकि आपकी जो रिपोर्ट है उससे नजर आता है कि उसमें से आपको क्या सीखने को मिला, वट यू हैव लर्नड फ्रॉम दैट बुक। तो हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें सबसे पहला ये है कि आप इस बात को समझ सकें कि बुक रीडिंग रिपोर्ट का पर्पस क्या है, यानी क्यों हमें बुक रीडिंग रिपोर्ट जो है वो लिखने के लिए कहा जाता है, इसका पर्पस क्या है। और सेकंड, आप किसी भी किताब के या किसी भी बुक रिपोर्ट के जो एसेंशियल पार्ट्स हैं, उसके जो अहम नुक्ते हैं, अहम हिस्से हैं, उनकी निशानदही कर सकें। यानी अगर आप किसी की लिखी हुई बुक रिपोर्ट पढ़ते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आजकल आपको पता है ये दौर इस तरह का है कि आजकल अक्सर हमारे पास अगर एक पूरी किताब पढ़ने का वक्त ना हो, तो आपको पता बहुत सारी किताबों की समरीज मिल जाती हैं कि किसी ने पहले से पढ़ के उसके ऊपर रिपोर्ट या आर्टिकल लिखा होता है, उसको एनालाइज किया होता है। तो आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जहाँ से इस तरह की बुक्स की समरीज मिल जाती हैं, जिसकी एक आम और आसान मिसाल है, अगर आप कोई मूवी या कोई कार्टून सीरीज है, अगर आप उसको देखते नहीं हैं या अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप अक्सर ये कहते हैं अच्छा ये सीरीज जो है ये काफ़ी लेंथी है, तो ये ना हो कि मैं शुरू कर लूँ और बाद में ये बोरिंग हो। तो आप क्या करते हैं, आप उसके ऊपर कुछ लोगों ने वो किया होता है, इसको कहते हैं सॉरी रिव्यू दिया होता है कि अच्छा ये इस तरह से इसको देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। अब ये क्या वो एवेलुएट किया हुआ है उन्होंने, तो हम उनकी एवेलुएशन पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं। तो इसमें आप इस काबिल भी हो जाएंगे कि दूसरों की लिखी हुई बुक रिपोर्ट्स को भी आप एवेलुएट कर सकें कि इसने क्या जो बुक रिपोर्ट लिखी है वो एज इट इज है, वो अकॉर्डिंगली है, क्या वो वाकई ही ट्रू वो बुक रिपोर्ट है। और फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो उस किताब के अंदर मेजर आइडियाज हैं उनको समराइज कर सकें, की पॉइंट्स को, की आइडियाज को समराइज कर सकें, उनको जो है वो मुख्तसरन बयान कर सकें, ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकें। और फिर और बेहतर तौर पर एक्यूरेटली। और फिर आप उसके अंदर जो आर्गुमेंट्स दिए गए हैं या जो एतराज़ात या कुछ उसके हक में कुछ उसके खिलाफ जो बातें या नुक्ते उठाए गए हैं,
आइडियाज उठाए गए हैं उनको आप क्रिटिकली रिस्पॉन्ड कर सकें, और फिर आखिर में आप एक क्लियर यानी वाजे और स्ट्रक्चर्ड और एकेडमिक रिपोर्ट लिख सकें। सही जो एक एकेडमिक राइटिंग का एक तरीका है। अब इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये है बुक राइटिंग रिपोर्ट के अंदर, शायद ये मुझे किसी ने पूछा भी था कि बुक रीडिंग रिपोर्ट है क्या, व्हाट इज अ बुक रीडिंग रिपोर्ट। अब बुक रीडिंग रिपोर्ट क्या है? अ बुक रीडिंग रिपोर्ट इज अ स्ट्रक्चर्ड रिटन रिस्पॉन्स टू अ बुक। इन थियोलॉजी इट यूजुअली इंक्लूड्स, आगे कुछ 4 पॉइंट्स मैंने ऐड किए हुए हैं। यानी बुक रिपोर्ट है क्या? स्ट्रक्चर्ड रिटन रिस्पॉन्स। यानी अब एक है, आप शायद अभी आप लोगों को तो इस बात की आदत नहीं है, मतलब हमारे यहाँ जो है ये एक अभी कोई कॉमन पॉइंट या कॉमन चीज नहीं है, आम नहीं है। बाहर के कंट्रीज में जो बुक रीडर्स हैं या मुख्तलिफ स्कॉलर्स या जो मुख्तलिफ खुदाम है, उन्होंने अपने वो बनाए होते हैं, रीडिंग सर्कल्स बनाए होते हैं। अब रीडिंग सर्कल्स में वो क्या करते हैं कि उन्होंने डेज सेलेक्ट किए होते हैं, उन डेज में वो बैठते हैं, बैठकर जो है वो ग्रुप स्टडी करते हैं कुछ बुक्स की, या वो सुजेस्ट कर लेते हैं कि अच्छा हम 5 लोग हैं, हम 5 लोग 5 मुख्तलिफ किताबें पढ़ेंगे और फिर हम मीटिंग करेंगे, उसमें हम अपनी अपनी जो लिखी हुई या पढ़ी हुई किताब है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि अगर मैंने एक किताब पढ़ी उसमें क्या था, ठीक है, अगर एक इस शख्स ने किताब पढ़ी उसमें क्या है। यानी वो 5 लोग 5 मुख्तलिफ किताबें पढ़ के तो उसको बाद में वहां पर समराइज करते हैं, इसको कहते हैं ओरल डिस्कशन होना, ठीक है, ओरल रिस्पॉन्स टू अ बुक। क्या वर्बली जो है सिर्फ उसके ऊपर बातें कर रहे हैं। अब उसमें वो स्ट्रक्चर नहीं नजर आएगा, उसमें हो सकता है कि वो कभी आप शुरू से कर लें या कई एक दफा आप वैसे ओवरऑल वैसे चंद बातें उसके बारे में बता दें। लेकिन बुक रीडिंग रिपोर्ट का मतलब है कि रिटन स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स, कि आपने तरतीब से लिखना है कि इस किताब के अंदर क्या था, उसके मेजर थीम्स क्या थे, उसमें स्कॉलर जो है वो कहना क्या चाहता है, एंड इन दी एंड इन कंक्लूजन के आपने उसमें से क्या सीखा और आपने उसमें से क्या निकाला, और उसकी आप कलीसिया में या ईमानदार की जिंदगी के लिए क्या एप्लीकेशन अखज करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो जो थियोलॉजी के अंदर जो है इसमें आम तौर पर 4 चीजों का होना जरूरी है। पहली, उस किताब के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, उस किताब का नाम, उसका राइटर, राइटर के बारे में आप 2-4 बातें कह सकते हैं, उस किताब के बारे में ओवरऑल 2-4 सेंटेंसेस जो उसके इंट्रोडक्शन में। एंड सेकंड पॉइंट, अ समरी ऑफ द मेन आइडियाज, कि उस किताब के जो मेन आइडियाज हैं उसकी समरी क्या है। एंड एवेल्युएशन ऑफ द बुक्स आर्गुमेंट्स, उस किताब के अंदर उस राइटर ने जो आर्गुमेंट्स पेश किए हैं, कि फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है या आप कह सकते हैं कि जेनेसिस चैप्टर 1 और 2 है, पैदाइश 1 और 2 के ऊपर किसी स्कॉलर ने किताब लिखी है, ठीक है। अब उसके अंदर वो 2 तरह के आर्गुमेंट्स ऐड कर रहा है कि एक तरफ सम पीपल आर्गू दैट there are two different creation stories, two different creation theories in Genesis chapter 1 and 2. Chapter 1 tells another a different story of creation, while chapter 2 tells a different story of creation. Because in chapter 1 हम देखते हैं कि it starts with the creation of something else and ends with the creation of human beings, while chapter 2 starts with the creation of human beings. तो इन बेसिस पे कुछ लोग आर्गुमेंट देते हैं कि ये 2 डिफरेंट स्टोरीज हैं। अब आप ये किताब में पढ़ रहे हैं कि वो इस व्यू को भी पेश कर रहा है, और सेकेंडली वो साथ एक दूसरा व्यू भी दे रहा है कि चैप्टर 1 इज एक्चुअली द इंट्रोडक्शन टू चैप्टर 2। चैप्टर 1 गिव्स कि वो ओवरऑल जो है एक रिव्यू दे रहा है। चैप्टर 1 टेल्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ होल यूनिवर्स, while chapter 2 basically focuses on the creation of human beings and the responsibility they were given from God.
अबाउट टेकिंग केयर ऑफ द क्रिएशन। तो अब ये क्या है, अब इस तरह के वो आर्गुमेंट्स ले रहा है, उसमें अब वो दो चार पांच राइटर्स के आर्गुमेंट्स ऐड कर देता है। तो दैट्स मीन अब आपने उनको भी इवेलुएट करना है कि उसने किस तरह के स्कॉलर्स के आर्गुमेंट्स जो है वो ऐड किए हैं, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा स्कॉलर भी उसने ऐड किया हो जिसको स्कॉलरली, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्कॉलर की कोटेशन या स्कॉलर का रेफरेंस देते हुए हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये स्कॉलर ऑथेंटिक है या नहीं है, कि दिस स्कॉलर इज रिस्पेक्टेड और नॉट, कि इसको स्कॉलर कंसीडर किया जाता है या नहीं किया जाता। और फिर पर्सनल बट एकेडमिक रिस्पॉन्स, कि आपका पर्सनल उसके ऊपर अब क्या ओपिनियन है, उस राइटिंग के ऊपर आपका क्या कहना है, उस स्कॉलर की बुक पर आप क्या कहना चाहेंगे, यानी आप उसको कैसे अप्रेज करते हैं। अप्रेज पता ना क्या होता है, जांच पड़ताल करना, यानी आप उसको अब कैसे देखते हैं। लेकिन जो आपका पर्सनल रिस्पॉन्स भी जो है वो एकेडमिक टाइप का ही होना चाहिए। सो ये ना समझे कि इट्स अ चैप्टर बाय चैप्टर रीटेलिंग ऑफ द बुक, कि आप ये ना हो कि आप चैप्टर वन उठाएं, ओके इन चैप्टर वन राइटर सेज दिस, चैप्टर टू राइटर सेज दिस, कि आप उसे अपने लफ्जों में समराइज करते जा रहे हैं। ये नहीं है, आपने ये बताना है उसने कहा क्या है और आपने उसको अंडरस्टैंड क्या किया, उसमें से उसको एवेलुएट करें कि जो वो कह रहा है वो किस हद तक जो है वो सही है। ओके। और सेकंड जो है, पर्पस ऑफ अ रीडिंग रिपोर्ट, कि एक रीडिंग रिपोर्ट क्यों लिखी जाती है, किताब के ऊपर रिपोर्ट क्यों लिखी जाती है। उसमें इसके एम्स में पहला ये है कि हमारी जो बुक रीडिंग रिपोर्ट है ये शो करती है हमारी रीडिंग जो है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बुक, कि मुझे किताब किस हद तक समझ में आई। क्योंकि जब आपको पता ना, हम इस नीयत से या इस ख्याल से पढ़ते हैं कि मैंने इसमें से कुछ निकालना है, तो हम उसे स्टडी करते हैं। फिर अगर वो किसी जगह पर एक रेफरेंस कोट कर रहा है बाइबल में से, हम देखते हैं कि अच्छा ये इसने ये रेफरेंस कोट किया, ये इसके साथ मैच करता है कि नहीं करता, ये सपोर्ट करता है कि नहीं करता, तो हम साथ साथ उसको एवेलुएट करते जाते हैं। और फिर ये हमें इसका पर्पज है ताकि हम की थीम्स को, आर्गुमेंट्स को जो है वो वेरीफाई कर सकें, उनको आइडेंटिफाई कर सकें। तीसरा पॉइंट है कि हम जो ऑथर के आइडियाज हैं उसके ऊपर उनको एवेलुएट कर सकें कि वो किस हद तक सही हैं। और फिर हम उस किताब के अंदर की जो तालीमात हैं, जो उसके अंदर लिखा गया है, उसको मसीही ईमान और मश्क के साथ जोड़ सकें कि क्या ये चीज़ें जो हैं ये मसीही ईमान या मसीही ज़िंदगी का हिस्सा बन सकती हैं या होनी चाहिए, या इनका मसीही ज़िंदगी से कोई ताल्लुक है या नहीं है। और लास्ट पॉइंट है कि हम जो है वो एक इस तरह हमारे अंदर एकेडमिक राइटिंग की स्किल डेवलप होती है, हमें स्ट्रक्चर्ड असाइनमेंट्स लिखना आ जाती हैं, हमें स्ट्रक्चर्ड पेपर्स लिखना आ जाते हैं। क्योंकि जब हम मुख्तलिफ किताबों को पढ़ते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उन पर रिपोर्ट्स लिखते हैं, उसके मेन की आइडियाज को निकालते हैं, तो पढ़ पढ़ के हमारे अंदर वो स्ट्रक्चर जो है वो सेट हो जाता है। फिर किसी वक्त में हम खुद जो है वो एक किताब या आर्टिकल्स लिखने के काबिल हो जाते हैं। और तीसरा है, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए बुक रिपोर्ट का, ये सबसे अहम क्वेश्चन है इसमें। क्योंकि क्लियर स्ट्रक्चर जो है ये बहुत ज़रूरी है। और जो स्टैंडर्ड बुक रीडिंग रिपोर्ट है उसके अंदर चंद पॉइंट्स का होना ज़रूरी है, जिसमें पहला है कि आपने बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स देनी है। यानी बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है आप इसमें तीन चीज़ें ऐड करते हैं, यानी जिसे हम कहते हैं ना, बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है राइटर के बारे में और उस किताब के बारे में। इसमें पहली चीज़ है ऑथर्स नेम, राइटर का नाम क्या है, ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है बुक का टाइटल,
और पब्लिशर, कि वो किताब कब छपी, किसने छापी। ठीक है। और यानी इसमें ऐड हो जाएगा पब्लिशर के साथ ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ये इसका सेक्शन 1 है स्ट्रक्चर का। जैसे अभी एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि आपको ये सेंड भी की थी ग्रुप में। सी एस पुरजन की किताब है, शॉर्ट इफेक्टिव प्रेयर। अगर आप उसके ऊपर लिखते हैं तो अब आप उसके बारे में क्या करेंगे, सबसे पहले आप राइटर का नाम ऐड करेंगे, सी एच पुरजन। फिर साथ ही कॉमा लगा के आप बुक का नाम लिखेंगे, इफेक्टिव प्रेयर। कॉमा लगा के उसका पब्लिशर कौन है, क्रिश्चियन क्लासिक्स। और फिर कॉमा लगा के आप ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे 2010 और फुल स्टॉप। ये आपके पास जो है, आपको जो दी गई है पढ़ने के लिए जॉन बुनियान की किताब, तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि उसमें शुरू में ही आपको ये मिल जाएगी सारी इंफॉर्मेशन। फिर हम स्टार्ट करते हैं उसकी इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें हमने ऐड करनी है, सिर्फ 3 चीज़ें, इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ जो है उसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ें होनी चाहिए। ओवरऑल बुक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ओवरऑल किताब किस बारे में है। ठीक है। सेकंड, उसी के अंदर आपने पर्पस और थीम ऑफ द बुक के राइटर का लिखने का मकसद किया है। ठीक है। उसमें अक्सर आप उस किताब के शुरू में जो उसने वो दिया होता है ना, प्रीफेस दिया होता है। ठीक है। या एक इंट्रोडक्शन राइटर ने खुद से दिया होता है अपनी किताब का, तो उसके अंदर ही आपको उसका पर्पस और थीम मिल जाता है कि वो क्यों लिखना चाह रहा है। और थर्ड पॉइंट आपने मेंशन करना है कि ये राइटर किस तरह की ऑडियंस को लिख रहा है। तो वो आपको किताब पढ़ के पता चल जाता है कि वो किन लोगों के लिए लिख रहा है। और तीसरा इसमें होता है स्ट्रक्चर के अंदर समरी ऑफ कंटेंट, कि आप ओवरऑल एक समरी लिखते हैं मेन आइडियाज की किताब के। और आपका जो फोकस होता है वो की थीम्स, यानी मेजर जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आपने फोकस करना है। जो छोटी छोटी माइनर डिटेल्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं, उनको नहीं निकालना। क्योंकि अगर आप पैसे निकालना शुरू करेंगे तो वो बुक रिपोर्ट लेंथी हो जाती है, और फिर वो बुक रिपोर्ट नहीं रहती। क्योंकि वो पॉइंट्स तो उसने भी दिए हुए हैं, आपने सिर्फ मेजर जो पॉइंट्स हैं उनको उठाना है। और ये आपके अपने लफ्जों में लिखी होनी चाहिए, ये भी ना हो कि आप उसकी कहीं कहीं से स्टेटमेंट्स उठाएं और उनको तरतीब से लिख दें। और एक्सेसिव कोटेशंस नहीं होनी चाहिए, यानी जिस किताब की आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, आप उसमें से कहीं ना कहीं से कोटेशन उठा सकते हैं एज इट इज, कोट करने के लिए अपने पॉइंट को, या अपनी बुक रिपोर्ट में जो आप बता रहे हैं उसको एविडेंट करने के लिए। लेकिन ये ना हो कि आप बार बार किताब के अंदर से छोटे छोटे सेंटेंसेस उठा के उनको कोट करते जाएं, तो ये जो है ना, ये नेगेटिव में चला जाता है फिर। चौथा है, आपने वैल्यूएशन और रिस्पॉन्स लिखना है इसके अंदर। ये बहुत मेजर पॉइंट है बुक रीडिंग रिपोर्ट का, क्योंकि यही असल आप कह सकते हैं कि जैसे वो कहते हैं ना, मलाई होती है दूध के ऊपर, है ना। तो वैसे ही इसकी वही हैसियत है कि जितनी उसकी वैल्यू होती है। तो क्योंकि वो काढ़ने के बाद दूध या गर्म कर करके फिर जो है उसके ऊपर वो मलाई की तय बनती है ना। तो ये वो मलाई होती है जो आप एवेलुएट करते हैं उस रीडिंग को, या उस रिपोर्ट को, या उस बुक को। इसमें अब चीजें क्या क्या होनी चाहिए, 3 पॉइंट्स होने चाहिए कि उस बुक की स्ट्रेंथ को आपने एवेलुएट करना है पहले, यानी इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उस किताब के अंदर, जो अच्छी चीजें हैं, सबसे पहले उनको एवेलुएट करें कि ये सारी बातें जो है वो राइटर की बहुत अच्छी हैं, उसने इन पॉइंट्स को उठाया और ये बहुत अच्छा किया है। और फिर जो लिमिटेशंस हैं या वीकनेसेस हैं, जो कमियां आई हैं उस किताब को लिखते हुए, या कहीं पे वो पॉइंट्स को थियोलॉजिकली मिस इंटरप्रेट कर गया है, फिर दूसरे नंबर पे आपने उसको एवेलुएट करना है। यानी शुरू ही कमजोरियों से नहीं करना या कमियों से। जैसे हम अक्सर सबसे पहले जो है वो सामने वाले की कमजोरी ढूंढते हैं, तो हमने किताब पढ़ते हुए राइटर की कमजोरी नहीं ढूंढनी। हमने ये देखना है कि उसमें पहले तो ये देखें स्ट्रेंथ्स क्या है उसकी,
कि थियोलॉजिकल पॉइंट्स को उसने जो बेहतर तौर पर इंटरप्रेट किया है, जो बेहतरीन इंटरप्रिटेशन है, पहले उनको हाईलाइट करें, फिर जो लिमिटेशन है उन पे बात करें। और फिर जब आप आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर कमेंट करें उनकी थियोलॉजिकल क्लैरिटी और यूजफुलनेस पे, कि आप बताएं कि इनका अब हमारी ज़िंदगी में जो है, यानी एक आम मसीही ईमानदार से लेकर, अक्सर आपने किताबों में पढ़ा होगा कि ये बाइबल के उसातज़ा से लेकर आम मसीही तक जो है, वो सभी के लिए एक अच्छी किताब है कि सभी इसको आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में इससे सबक हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह के कमेंट्स करना। लेकिन लैंग्वेज जो है वो फिर मैं बता रहा हूँ कि एकेडमिक होनी चाहिए, इमोशनल नहीं, यानी जज्बात से ना भरे। यानी ये ना हो कि आप मसीह की सलीब के ऊपर आप एक किताब पढ़ रहे हैं और आप की आंखों से आंसू खुश्क ना हो और आप लिखते हुए उन आंसुओं में बह जाएं। हम बहुत दफा देखते हैं कि अगरचे मसीह की सलीब की जब हम बात करते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि वो तकलीफ जो उसने हमारे लिए बर्दाश्त की, लेकिन लिखते हुए वो जज्बात जो है वो दरमियान में इस तरह से नहीं आने चाहिए कि आप वो जज्बात में बह के बात गलत कर दें। जज्बात दुरुस्त हैं, लेकिन जब लिखते वक्त आपने देखना है कि वो बात जब वो जज्बाती ना हो, वो थियोलॉजिकल हो, यानी खुदा के कलाम के बिल्कुल मुताबिक हो। यानी ये थोड़ी है कि जज्बात में हम तशरीह गलत कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आखिरी हिस्सा इसमें शामिल होता है कि कंक्लूजन आपने करनी है, और कंक्लूजन में तीन चीजें। पहले आप ओवरऑल बुक की वैल्यू को समराइज करें कि उस किताब की कदर कीमत, उसकी अहमियत क्या है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसका मसीही ज़िंदगी, इल्म इलाहियात और मसीही ज़िंदगी में या हमारी मसीही खिदमत में उसका इतलाक़ क्या है, उसका हमारे साथ हमें फ़ायदा क्या है। ओवरऑल एक आम मसीही ईमानदार से लेकर एक बाइबल के उस्ताद तक, या जो बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं उन तक। और फिर आखिर में एक फाइनल जजमेंट देनी है आपने, कि फाइनल जिसे कहते हैं कि ओवरऑल एक अपना वो आपने व्यू पेश करना है फाइनली। अब इसमें स्टाइल जो है वो हमें पता है कि फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको एक और किताब भी सेंड की थी, मेरे ख्याल में एक दो दिन पहले ही, अभी, एकेडमिक राइटिंग के ऊपर, ठीक है। वो आप उससे मदद ले सकते हैं, शुरू वाले कुछ चैप्टर्स पढ़ के, अगर आपको अ, उसकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो एक बड़ी अच्छी किताब है, एलिस नाम की एक राइटर है, उसमें एक एलिस है और एक और है। तो वो ऑलमोस्ट 300 प्लस पेजेस हैं सिर्फ, आई थिंक 345 इस तरह से पेजेस हैं बस। तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं। और फिर आपने स्लैंग, और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि स्लैंग और इनफॉर्मल एक्सप्रेशन, यानी ऐसे अल्फाज का या जुमलों का इस्तेमाल जो गैर मुनासिब है, उनका इस्तेमाल ना किया जाए। यानी बिल्कुल इतना फ्रैंक ना हो जाए लिखते हुए तो वो फ्रैंकनेस में जो है अल्फाज का चुनाव गलत हो जाए। फिर अवॉइड फर्स्ट पर्सन फ्रेजेस, यानी आई फील, आई थिंक, इन माय ओपिनियन, यानी इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना, पर्सन का यूज़ ना किया जाए, ठीक है। और फिर आपने जो एवेल्यूशन अपनी निकालनी है, यानी उसको एवेल्युएट आप कर रहे हैं कि यहाँ से उसकी अगर कमियों का आप कह रहे हैं कि ये उसकी कमियां हैं, तो उसको आपने अपने एवेल्युएशन को सपोर्ट करना है एग्जाम्पल के साथ, कि राइटर ने अगर यहाँ पर ये बात की तो ये थियोलॉजिकली सही नहीं है। तो आपने अपनी बात का जो आप एवेल्युएट कर रहे हैं उसको साबित करने बाइबल का हवाला भी देना है, कि मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूँ कि बाइबल ये कहती है, जबकि राइटर बात कुछ और कर रहा है। वही कॉमन मिस्टेक्स हैं फिर जो स्टूडेंट से अक्सर हो जाती हैं, कि वो बुक की किताब की जो कहानी है या जो उसमें राइटर ने कहा वो उसको ही रीटेल करना शुरू कर देते हैं, वो उसको ही बताना शुरू कर देते हैं कि राइटर ने ये कहा, राइटर ने ये कहा, राइटर ने ये कहा। इसका मतलब है कि वो एनालिसिस किए बगैर ही जो राइटर कह रहा है वही वो कह रहे हैं। तो इट्स नॉट अ रिपोर्ट। यानी अगर आप ईसीजी करवाएं, अब उसमें लाइनें कुछ ऊपर को जा रही हैं, कुछ नीचे जा रही हैं, ठीक है ना। अब बुक रिपोर्ट या वो
ईसीजी की रिपोर्ट लिखने वाला डॉक्टर जो है, अब वो भी कार्डियोलॉजिस्ट भी नीचे लिख दे, अच्छा इसमें मैंने देखा है कि कुछ लाइनें बिल्कुल ऊपर चली जाती हैं, कुछ लाइनें नीचे आ जाती हैं, कुछ लाइनें बिल्कुल हल्की सी ऊपर जाती फिर नीचे गिर के फिर ऊपर चली जाती हैं। तो अब ये रिपोर्ट तो नहीं ना होगी, रिपोर्ट तो उसने ये बतानी थी ना कि इनका मतलब क्या है, कि अगर वो बहुत जो है वो उसकी वेव्स जो है या बीटिंग जो है वो ज्यादा है, या उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रहा है ईसीजी के अंदर, कि वो प्रॉब्लम है भी कि नहीं, नॉर्मल है ईसीजी या उसमें कोई प्रॉब्लम है। उसने ये एनालाइज करना था, उसने ये एवेल्युएट करना था उसको देखने के बाद। लेकिन अगर वो भी यही कह दे कि मैंने देखा कुछ लाइनें ऊपर जा रही हैं, कुछ नीचे आ रही हैं, कुछ लाइनें बिल्कुल छोटी हैं, वेव छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, तो ये तो रिपोर्ट तो नहीं ना होगी। तो सेम केस अगर हम जो राइटर कह रहा है वही कहते जाएंगे कि राइटर ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, तो ये ऐसे ही होगा, वो रिपोर्ट नहीं होगी। क्योंकि वो तो हम फिर आपको देखने के बाद यही कहेंगे कि ये तो हमने भी देखा कि राइटर ने ये सारा कुछ कहा है, अब आपने इस पे क्या कहा। जैसे अगर डॉक्टर मरीज को कहे कि मैंने देखा है, ये देखे लाइनें कुछ ऊपर कुछ नीचे हैं, तो मरीज कहेगा डॉक्टर साहब ये तो मुझे भी पता है, कुछ लाइनें ऊपर जा रही हैं, कुछ नीचे आ रही हैं, या कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं। अब इसका मतलब क्या है, आपने ये बताना था। लाइनें तो हमें भी नजर आ रही ऊपर नीचे आती जाती। तो सेम केस बुक रिपोर्ट में रीटेलिंग जो है वो नहीं करनी कि आप स्टोरी को रीटेल करें, बल्कि आपने दूसरी चीज जो अवॉइड करनी है वो है कि जो आप अपना कोई पर्सनल ओपिनियन उसके ऊपर या कोई ख्याल पेश कर रहे हैं वैल्यूएट करते हुए, तो उसमें भी आपका टोन एकेडमिक रहना चाहिए, यानी वो नॉर्मल या रेगुलर ना हो। फिर वही कि बड़ी बड़ी कोटेशंस को बेवजह जो है वो इस्तेमाल ना करें कि आप बाइबल में से एक पूरा चैप्टर ही कोट कर दें उसमें, कि आप पूरा हवाला लिखना ही शुरू कर दें, या तीन चार आयतों का हवाला है तो आप चार आयतें ही पूरी लिख दें उसमें वर्ड पूरे करने के लिए। सिर्फ उसकी स्टार्टिंग के कुछ लफ्ज बताएं और सिर्फ रेफरेंस कोट करें। फिर अक्सर हम स्ट्रक्चर को इग्नोर कर देते हैं, उसकी तरतीब और होती है, हमारी तरतीब बदल जाती है। फिर हम क्लियर कंक्लूजन नहीं ऐड करते कई दफ़ा, एंड पे उसको सही तौर पर कंक्लूड नहीं करते। अब इसका एक सैंपल मैं पढ़ने लगा हूँ आपके सामने। फॉर एग्जांपल, द बुक Effective Prayer by C.H. Spurgeon focuses on the importance of sincere and faithful prayer in Christian life, and Spurgeon emphasizes prayer as a means of deepening one's relationship with God and strengthening faith. The book is particularly valuable for students of theology because it combines biblical teaching with practical application. अब ये उस किताब के ऊपर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं कंक्लूजन के ऊपर, कि सैंपल जो है वो एक्सट्रैक्ट कैसे होता है, ब्रीफली कैसे आप एक किताब के बारे में कुछ बातें जो है वो लिख सकते हैं। इसकी समझ आ गई आप लोगों को? इस पे कोई सवाल बुक रीडिंग के ऊपर, क्योंकि ये लेक्चर मैंने सोचा था कि इसके ऊपर हम पहले बात करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा वो था, अ, मसला था बुक रीडिंग का ना, रिपोर्ट लिखने का। तो अभी आई थिंक सो कि ये ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? कोई नहीं। एक चीज मैं आपको और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, इसमें एक और लेक्चर भी फिर सम अप हो जाएगा, कि जब हम बात करते हैं, इसमें भी हम बार बार एविडेंस की बात कर रहे थे, पैराग्राफ राइटिंग में ऐसे राइटिंग में भी हमने बात की। तो जो है वो एविडेंस को यूज कैसे किया जाता है, तो इसमें ये हमेशा याद रखना कि आप अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन वो विदाउट रेफरेंस जो है वो सफिशिएंट नहीं है, वो काफ़ी नहीं है।
यानी अगर आप अपना ख्याल भी पेश कर रहे हैं तो उसको भी सपोर्ट करने के लिए आप कोई बाइबल का रेफरेंस दें या किसी स्कॉलर का हवाला दें कि आप इस बात को क्यों ऐसे समझते हैं जैसे आप बयान कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो एविडेंस होता है वो हमारे आर्गुमेंट को या हमारी बात को जो है वो वेरीफाई करता है, उसको स्ट्रेंथन करता है, उसको मजबूत कर देता है, बढ़ा देता है। और बिब्लिकल टेक्स्ट का जब हमने यूज़ करना है तो उसमें कोशिश करें कि बेसिकली हम जब थियोलॉजी में यूज़ करते हैं तो उसमें यीशु मसीह की तालीमात जो हैं उनका हवाला देते हैं, या जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स हैं उनका हवाला दिया जाता है, या जो क्रिश्चियन हिस्ट्री है यानी चर्च की हिस्ट्री है उसके ऑथेंटिक रेफरेंसेस उठा के दिए जाते हैं। क्योंकि जब हम बाइबल रेफरेंसेस यूज़ करते हैं तो इससे क्या समझ आती है कि हमारा आर्गुमेंट जो है वो ये बता रहा है कि हमारी स्क्रिप्चर की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। कि हम एक अगर बाइबल का हवाला या रेफरेंस यूज करें तो इसका मतलब इससे पता चलता है कि हम उस स्क्रिप्चर को, उस रेफरेंस को कितना अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे फिर एकेडमिक क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है, हमारा मेयार भी एकेडमिक राइटिंग का बढ़ जाता है। यानी इससे ये होता है कि सिर्फ हम लिखने में जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, वो उसके साथ साथ हम बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग भी हमारी जो है वो अच्छी है। और फिर इसको यूज कैसे करना है रेफरेंस को, जब आप बाइबल का रेफरेंस देते हैं सिंपली आपने तीन चीजें नोट करनी होती हैं कि आपने सबसे पहले बुक का नेम ऐड करना होता है, बाइबल की जिस बुक से आप रेफरेंस दे रहे हैं, फिर साथ ही चैप्टर नंबर, और प्लस लास्ट पे वर्स नंबर। जिसकी एग्जांपल आप ये कह सकते हैं, ये किताब का नाम आ गया, चैप्टर का नाम और वर्स का नाम। इस तरह से आपने रेफरेंस देना है, और कोशिश करें कि सिर्फ रेफरेंस दे के उस हवाले को अपने लफ्जों में एक्सप्लेनेशन फॉर्म में आप ऐड कर दें, ना कि एज इट इज कोटेशन नोट करें। ठीक है, अगर नोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल शॉर्टली थोड़ा सा हिस्सा उसका आप नोट कर लें, बाकी को एक्सप्लेनेशन का हिस्सा बना लें, क्योंकि शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और फिर एग्जांपल का यूज़ के इसी को आप एक्सप्लेन करते करते उसमें साथ ही उसकी एप्लीकेशन शो कर देते हैं और बताते हैं कि ये आपकी बात को सपोर्ट कैसे करता है। तो इसलिए जो आप एग्जांपल दे रहे हैं उसको भी हमेशा कोशिश करें कि मुख्तसरन जो है वो एक्सप्लेन लाजमी करें, यानी उसको आपने लिंक करके बताना है कि ये आपकी एग्जांपल जो है वो लिंक करती है। ये ऐसा नहीं है कि सवाल गंदम हो और जवाब चना हो। जैसे एक इसकी एग्जांपल है, सर्वेंट लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सर्वेंट लीडरशिप इज टॉट बाय जीसस क्राइस्ट, हाउ ही वॉश्ड हिज डिसाइपल्स फीट, as we can see in John 13 verses 14 and 15। एंड देन एग्जाम्पल जो है वो क्या कर रही है, उस टीचिंग को सपोर्ट कर रही है यीशु मसीह की। ठीक है, कि यीशु मसीह ने सिर्फ जो लीडरशिप के ऊपर जो है या सर्वेंट लीडरशिप सिखाई नहीं है, वो करके दिखाई है, साथ ही हमने उसका रेफरेंस भी दे दिया, एविडेंस भी दे दिया। अब इसमें एक मेथड यूज होता है और ये आपके जरूर काम आएगा होपफुली। इसको कहते हैं पील मेथड, द पील मेथड, ये वाला। इसको ऐसे याद किया जाता है, द पील मेथड। ठीक है, इसमें पी का मतलब है पॉइंट, यानी जो आपकी बात है, आपका नुक्ता है। ई का मतलब है उसका एविडेंस। ठीक है, फिर सेकंड ई का मतलब है उसकी एक्सप्लेनेशन, और एल का मतलब है लिंक, कि आप उसको वापस अपने आइडिया के साथ लिंक करें। यानी पी फॉर, ई फॉर सेकंड, ई फॉर एक्सप्लेनेशन, एंड एल फॉर लिंक। तो उसको वापस एक्चुअल पॉइंट के साथ लिंक करें। जैसे अब इसकी पील की एग्जांपल क्या है, मेरा पॉइंट है कि क्रिश्चियंस आर कॉल्ड टू लव, मसीहियों को खुदा ने मोहब्बत करने के लिए
बुलाया है, हमारी बुलाहट है कि हम दूसरों से मोहब्बत करें। अब इसका एविडेंस क्या है? मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 44, जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मनों से अपनी मानद मोहब्बत करना, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करना, यानी यीशु मसीह ने मोहब्बत के बारे में तालीम दी। ये इसका एविडेंस हो गया। फिर सेकंड ही एक्सप्लेनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है या एक्सप्लेनेशन क्या है कि लव गोज बियॉन्ड कंफर्ट, कि मोहब्बत जो है ये सुकून से दूर जाना पड़ता है हमें। कई दफ़ा दूसरों से मोहब्बत करते करते हमें अपना आराम भी खोना पड़ता है और अपनी कई एक ख्वाहिशात या कई एक बातें जो हैं उनको छोड़ना पड़ता है। अब दुश्मन से मोहब्बत करना कोई आसान काम थोड़ी है। अब लिंक क्या है? सेंट्रल टू क्रिश्चियन एथिक्स, ठीक है, कि ये जो मसीही इखलाकियात हैं ये उसके उसका अहम हिस्सा है, उसका मरकजी नुक्ता है। क्योंकि याद रखें कि रहम, तरस खाना, हमदर्दी दिखाना, ये सारी चीजें जो हैं ये तब अंदर से आती हैं जब अंदर मोहब्बत होती है। क्योंकि मोहब्बत जो है वो अंदर एक नरम गोशा पैदा करती है, एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करती है। तो अगर वो सॉफ्ट होगा तो उसमें से किसी के लिए मदद या रहम या हमदर्दी जो है वो बाहर आएगी। इसके अलावा जो है इसकी तवक्को नहीं की जा सकती किसी भी शख्स से कि वो शख्स जो है वो मोहब्बत दिखाता है या करता है, या अगर वो कहता है कि वो करता है लेकिन अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो इसका मतलब है कि वो सही नहीं है या उसमें कोई तो झोल होगा। तो अब सॉरी, हम पील पे थे। हाँ जी, यानी पॉइंट का मतलब है स्टेट द मेन आइडिया। मेन आइडिया क्या था? क्रिश्चियंस आर कॉल्ड टू लव, मसीहियों को मोहब्बत के लिए बुलाया गया है। एविडेंस क्या है? प्रोवाइड स्क्रिप्चर और एग्जांपल मैंने बता दी कि मैथ्यू 5:44 में यीशु मसीह ने तालीम दी। एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि हम उसका मीनिंग बताते हैं अपने पॉइंट का और उसकी अहमियत बताते हैं। और लिंक का मतलब है उसे मेन पॉइंट या टॉपिक के साथ वापस जोड़ना। अब इसकी एग्जांपल है क्रिश्चियंस आर कॉल्ड टू लव अदर्स, ये क्या पॉइंट है? जीसस कमांडेड लव फॉर एनिमीज इन मैथ्यू 5:44, ये एविडेंस है। सेकंड ही है, फर्स्ट ही है सॉरी। दिस टीचिंग shows that Christian love extends beyond personal comfort and self-interest। अब ये क्या है? एक्सप्लेनेशन है। और therefore love is central to Christian moral teaching, कि जो मसीही इखलाकियात हैं उसकी जो तालीमात हैं उसमें ये मरकजी हैसियत रखता है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक टॉपिक आपके दिया गया है आपको, व्हाट इज प्रेयर एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। तो अब आप उसके ऊपर काम करें, कोशिश करें कि आपका वो मुकम्मल हो जाए। इसमें जो एक दो लेक्चर्स हैं तो हम उन्हें कोशिश करेंगे। अभी मैंने दो लेक्चर्स को सम अप कर दिया है, यानी एक तो कि एविडेंस को यूज़ कैसे करना है, उसमें रेफरेंस देना कैसे है, और बुक रिपोर्ट एक मेजर प्रॉब्लम था कि वो कैसे किया जाए, ठीक है। तो उसमें एक आम सी बात है, कोशिश करें कि कम से कम 2 दफ़ा लाजमी उसको पहले पूरा पढ़ें, या एक दफ़ा अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको फिर तसल्ली से पढ़ें, गौर से पढ़ें और उसमें साथ साथ पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाएं, मेजर थीम्स को हाईलाइट करते जाएं। और आई थिंक इसमें और कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अगर इसकी कोई क्लास फर्दर होगी तो आपको बता दिया जाएगा लेटर, कि अगर नेक्स्ट फ्राइडे पे इसका कोई लास्ट लेक्चर हुआ तो। अदरवाइज नेक्स्ट हमारा जो है वो नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट होगा, उसका स्केड्यूल जो है वो आपके साथ शेयर हो जाएगा। और ये भी फाइनल हो जाएगा कि उसमें डे कौन सा होगा, ठीक है, और पढ़ाएगा कौन। क्योंकि अगर वो लिविंगस्टन मुलर साहब पढ़ाएंगे तो होपफुली उसकी क्लासेस वीक में सिर्फ एक हुआ करेगी, या सैटरडे को होगी या उसमें संडे होगा। और वो होपफुली 1 घंटे या फिर 2 घंटे की होगी, क्योंकि इसमें टोटल वीकली एक क्लास होगी।
अगर कोई और पढ़ाएगा तो फिर वही वीकली 2 क्लासेस होंगी। अबाउट दैट वी विल लेट यू नो कि वो कौन पढ़ाएगा। तो वो इसी वीक के दौरान जो है उसका स्केड्यूल आपके ग्रुप में आ जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड फॉर नेक्स्ट